देखो भाई, एक हम लोग जो है थोड़ा होमवर्क बाद में पूछ लेंगे, बात समझे। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना, तो मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं जितना पार्ट पढ़ाए थे उससे, और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा होमवर्क पे डिस्कशन कर लेंगे। हम स्टार्टिंग में आप लोग को सबसे पहले बताए थे बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। बिजनेस एक्टिविटीज़ को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इवेंट। इवेंट दो तरीके का होता है, फिनेंशियल इवेंट, नॉन फिनेंशियल इवेंट, ये समझे थे। फिनेंशियल इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन नाम देते हैं, वो समझे थे। उसमें कुछ बातें होती हैं, वो बातें अगर फुलफिल होती हैं तो वो फुलफिल करने के बाद जो निकल कर सामने आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स का होता है ये लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, समझ रहे हो। कभी अगर भूल जाओ, कंफ्यूजन हो जाए तो वीडियो सारा अवेलेबल रहेगा, जाके तुम प्लेलिस्ट में देखोगे, लाइन वाइज तुमको सारा वीडियो मिल जाएगा, बात समझे। तो हम लोग क्या है, ट्रांजैक्शन, उसका टाइप्स, ये सब डिस्कस कर चुके थे। अभी हम अब आएंगे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस, जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है उसको क्या करना है, बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। अगर तरीका नहीं रहेगा तो हर बिजनेसमैन अपना अपना तरीका से रिकॉर्ड करेगा, सब लोग अपना हिसाब बना लेगा। तो अपना हिसाब बना लेगा और चीजें जब गवर्नमेंट के सामने जाएगी, नोटबुक जब जाएगा तो उसको तो प्रॉब्लम होगा चेक करने में। इसलिए क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया है। किस रूप में बनाया गया है, अकाउंट्स के रूप में। तो अकाउंट्स में हम लोगों को पढ़ाया यही जाता है, हर चैप्टर का अपना अपना नियम है जो आपको एक नया चीज बताएगा कि बिजनेस में अगर वो चीज हुआ तो उसको तुम इस हिसाब से बना सकते हो, बात समझे। अब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर में ये सीखेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या चीज सिखाया जा रहा है बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो अकाउंट्स है, जो प्रोसेस है चीजों को रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो अकाउंट्स कितने तरीके का हो सकता है, बात समझे। तो कुछ लोग जानते भी होंगे, पहले से पढ़े होंगे तो, और जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार देख लीजिए, और जो जानते हैं वो भी देख लीजिए, थोड़ा एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हम बोले अकाउंट, अकाउंट कितने तरीके का है ये हम लोग थोड़ा इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल में दो कैटेगरी है। एक को नाम दे दिया जाता है पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अभी लिखना नहीं, बाद में लिखना, पन्ने वगैरह बाद में पलटना बुक के, पहले यहाँ पर पूरा देख लो, ठीक है। और दूसरा एक कैटेगरी है जो इसका उल्टा है, जिसको हम लोग नाम देंगे इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो तुम लोग भी जानते हो कि पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन जैसे ही तुमसे ये पूछ दिया जाएगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो तुमको एक लाइन आगे भी बताना पड़ेगा, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ, समझिएगा। एक वर्ड सब जानता है, लेकिन थोड़ा जब उसको डिटेल बताने के लिए बोला जाए, एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, एलिबोरेट करने के लिए बोला जाए, तो वहीं पर स्टूडेंट क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। इसलिए एक वर्ड खाली जान के महारथी नहीं बन जाना है, थोड़ा उसके बारे में आगे भी जानना है। तो जैसे ये तुम भी जानते हो दो तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। आपसे पूछा गया पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप कि दीज अकाउंट, अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में AYC भी लिखते हैं। These accounts are related with person or institution. These accounts are related with person और इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पर्सनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताएं तो आप किसी का नाम देखें, जैसे राम अकाउंट, आप समझ रहे हो, ये किसी पर्सन से जुड़ा हुआ है।
या फिर हिंदू स्कूल, ये क्या है, ये एक संस्था है। समझ रहे हो, कोई भी स्कूल वगैरह क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो अगर इस तरीके का आपको कोई नाम दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सिंपल है। दूसरा आपसे पूछा इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे दीज अकाउंट्स आर नॉट रिलेटेड विथ, ये अकाउंट रिलेटेड नहीं होता है। दीज अकाउंट्स आर नॉट रिलेटेड विथ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, ये किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मान लो कोई एसेट्स का नाम दे दिया, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, या किसी खर्चे का नाम दे दिया, जैसे सैलरी बिजनेस के लिए खर्च होता है, इसका पेमेंट हम लोग करते हैं। ये सब नाम अगर आया तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये इम्पर्सनल अकाउंट है। बात समझे? इसीलिए इम्पर्सनल अकाउंट को फिर दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को नाम दिया जाता है रियल अकाउंट और एक को नाम दिया जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, अब बोला जाएगा भाई रियल अकाउंट क्या होता है, तो बोलोगे दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज और थिंग्स। लिख के दिखाते हैं, देखो बोला गया रियल अकाउंट क्या होता है, तो बोलेंगे दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज को तो सरल भाषा में समझते हो, जिसको जो हम लोग का संपत्ति है, ठीक है। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज और थिंग्स, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लिए ना, बिल्डिंग दिखा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फर्नीचर है जो आप बिजनेस में लगा के रखे हो, ये आपका रियल अकाउंट है। या फिर जैसे बिल्डिंग है आपके पास, ये आपका रियल अकाउंट है। सुने, और एक बार हम और बोले थे कि बिजनेस में तीन बेसिक चीज होता है, कैश, गुड्स और एसेट्स होता है ना। तो कैश जो है, गुड्स जो है और एसेट जो है, वो भी आपका किस कैटेगरी में आता है, रियल अकाउंट के कैटेगरी में। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको कैश दिखा या आपको गुड्स दिखा या आपको कोई एसेट दिखा, ये सब एसेट का ही नाम है, तो आप क्या समझ जाओगे कि वो कौन सा अकाउंट है, आपका रियल अकाउंट है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ये जो अकाउंट है वो आपका रिलेटेड होता है किससे, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से और गेन से। इसका बेसिक मीनिंग तुम जानते हो। जैसे एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि सिंपली कोई भी खर्च हुआ वो हमारा एक्सपेंस है ना। कोई भी खर्च हुआ वो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन इसके बारे में एक टर्म ध्यान से समझ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। अकाउंट्स में जब हम लोग किसी से कोई सर्विस लेकर उसको पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सपेंस। बात समझे? हर चीज को आप खर्च के कैटेगरी में नहीं रख सकते। जब हम लोग किसी से कोई सर्विस लेकर उसको पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सपेंस। जैसे मान लो तुम यहाँ क्लास करने के लिए आए, ठीक, आप थोड़ी दूर से आते हो तो आप क्या करोगे, ऑटो रिक्शा में बैठ कर आओगे। ऑटो में बैठे 10 रुपया भाड़ा हुआ, आए, उतरे सेंटर के पास, 10 रुपया निकाल कर उसको पेमेंट किए। समझ रहे हो? ये 10 रुपया क्या होगा, तुम्हारा एक्सपेंस। क्योंकि हुआ क्या, पहले आपने ऑटो वाले से सर्विस लिया, उसके ऑटो में बैठ कर आए, मतलब उससे सर्विस लिए,
और उसके बाद उसको पेमेंट किए। तो सर्विस लेने के बाद जो पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सपेंस। और बिना सर्विस लिए अगर पैसा चला गया, नुकसान हो गया, तो उसको हम लोग नाम देंगे लॉस। जैसे आप क्या कहते हैं, यहाँ आए सेंटर के पास, उतरे, लेट हो रहा था, दौड़ते हुए आ रहे हो, उसी में क्या किए, जल्दीबाजी में पैसा निकाले, 10 रुपया ऑटो वाले को दिए, और 10 रुपया निकाल के देते समय आपको ध्यान में नहीं रहा कि एक 100 का नोट भी वहीं गिर गया। बात समझ रहे हो? तो तुम ऑटो वाले से सर्विस लेकर उसको 10 रुपया पेमेंट किए, ये 10 रुपया आपका बोला जाएगा एक्सपेंस है। लेकिन उस 10 रुपया को देने के चक्कर में जो 100 रुपया ऐसे ही पत्ती गिर गया, और तुम वहां से भाग के चले आए सेंटर, और तुमको याद ही नहीं रहा, बाद में ध्यान आया कि जा 100 रुपया और था, कहाँ चला गया। समझ रहे हो? फिर क्लास में बैठ के सोचने लगे, अब तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे भी नहीं रहेगा, तुम तो इधर उधर नाचने लगो, मेरा 100 रुपया खो गया है। समझ रहे मेरी बात? उस 100 रुपया के लिए तुमको कोई सर्विस तो नहीं मिला ना, बेकार में चला गया, वो होता है हमारा लॉस। बात समझ रहे हैं? तो सर्विस लेके पेमेंट गया है वो एक्सपेंस है, बिना सर्विस लिए मेरा बर्बाद हो गया, पैसा बेकार हो गया, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉसेस। और इनकम और गेन का कहानी भी ऐसा ही है, ध्यान रखना, पहले सुन लो फिर लिख देंगे। इनकम के केस में भी ऐसा ही होता है, जब हम लोग किसी को सर्विस देकर, माने कुछ काम करके किसी लिए पैसा उससे लेते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इनकम। जैसे मैं कहीं जॉब करने जाता हूँ, 1 महीना पहले मैं काम करता हूँ, सर्विस देता हूँ, फिर वहां से मैं पेमेंट लेता हूँ, वो मेरे लिए क्या होगा, इनकम। लेकिन अगर तुम किसी प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमा रहे हो, जैसे 100 रुपया में तुम कोई प्रोडक्ट खरीदे, सामान खरीदे, 130 रुपए में बेच दिए, तो वो जो 30 रुपया एक्स्ट्रा तुम कमाए, उसको हम लोग नाम देते हैं गेन, या उसको तुम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो, प्रॉफिट। कि 100 रुपया में कम खरीदे थे, 130 रुपया में बेच दिए, 30 रुपया का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और गेन सेम चीज हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, इनकम और गेन सेम चीज नहीं होता है, दोनों में फर्क है। समझे? एक्सपेंस का मतलब समझ गए, सर्विस लेकर जो पेमेंट होता है वो एक्सपेंस, और बिना सर्विस लिए अगर कुछ चला गया मेरा तो हो गया लॉस। और अगर सर्विस देकर कुछ पैसा ले रहे हैं तो वो है हमारा इनकम, और अगर कुछ बेचकर हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो है हमारा गेन। समझ रहे हैं? ये सब आता है आपका रियल अकाउंट के कैटेगरी में, और ये सब आता है आपका नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में। क्लियर है? अब थोड़ा पर्सनल अकाउंट को भी और समझ लें अच्छे से, क्योंकि पर्सनल अकाउंट को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दिखाते हैं आपको यहाँ पर, ये ऐसे कर रहे हैं, ये स्कूल को नहीं बांट रहे हैं, ये पर्सनल अकाउंट को बांट रहे हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसा नहीं समझना स्कूल को बांट दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट को हम लोग और 3 कैटेगरी में बांटेंगे, समझना इसको थोड़ा अच्छे से। एक को हम लोग नाम देते हैं नेचुरल और फिजिकल पर्सनल अकाउंट। फिजिकल पर्सनल अकाउंट। दूसरा एक कैटेगरी इसका बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा एक कैटेगरी बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है? पर्सनल अकाउंट का भी 3 कैटेगरी है, फिजिकल पर्सनल या नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब आपसे पूछेगा नेचुरल पर्सनल क्या होता है, तो कोई पर्सन जो बाय नेचर है, बात समझे, जो बाय नेचर बॉर्न हुआ है, वैसा कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई दे तो वो नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। या फिजिकल पर्सन, जिसका एग्जिस्टेंस आप देख रहे हो कि ये फिजिकल पर्सन है, वो चला आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। तो हम लोग लिख देते हैं दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ फिजिकल पर्सन
या नेचुरल पर्सन। समझ रहे हो? कोई व्यक्ति को आप देखो जो बाय नेचर बर्थ हुआ है जिसका, या जो फिजिकल है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? नेचुरल या फिजिकल पर्सनल अकाउंट में। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ फिजिकल पर्सन। जैसे आपको किसी आदमी का नाम दिखा, जैसे दिखा मिस्टर आर्यन, ये क्या है? मिस्टर आर्यन अकाउंट, नेचुरल पर्सन आदमी है, ठीक है। या आपको दिखाई दे रहा मिस्टर पीयूष, मिस्टर पीयूष अकाउंट। समझ में आ रहा है? ये सब आ जाता है किस कैटेगरी में? नेचुरल या फिजिकल पर्सन अकाउंट के कैटेगरी में। दूसरा लिखा आर्टिफिशियल पर्सन, ये इसका है भाई। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है कोई भी अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ इंस्टीट्यूशन, जैसे किसी संस्था से रिलेटेड अगर तुम देखा कोई अकाउंट, समझे, तो वो आ जाएगा किसमें? आर्टिफिशियल पर्सन में। जैसे अभी हम वहां एक स्कूल का नाम लिखे थे ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बात समझे? कोई संस्था बनाया हुआ, या जैसे कोई कंपनी TCS लिमिटेड, ये कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आ जाएगा, बात समझे? या फिर जैसे कोई बैंक है, SBI बैंक, या HDFC बैंक, या कैनरा बैंक, कोई भी बैंक, तो ये सारी चीजें आ जाती है किसमें? एक इंस्टीट्यूशन में। और जो भी इंस्टीट्यूशन तुमको दिखाई देगा वो किस कैटेगरी में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में, ठीक है। और तीसरा एक है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन आता है भाई? तो दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विथ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी होना, सुने, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। प्रीपेड समझते हो? प्रीपेड मतलब होता है पहले दे देना। एक्रूड, एक्रूड का मतलब ये होता है बाकी होना। और प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड का मतलब होता है पहले ले लेना। तो अगर मान लो तुमको ये दिखा कि आउटस्टैंडिंग है कोई चीज, खर्चा, या प्रीपेड है, या एक्रूड है, एक्रूड मतलब भी होता है बाकी होना, या प्री रिसीव्ड है, तो ये सब अगर वर्ड दिखाई देता है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में, समझे? थोड़ा सा इसमें किसी को कंफ्यूजन आ सकता है, तुम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। सोचो, आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, जैसे एक ही वर्ड का मीनिंग पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर हो सकता है। डिफर मतलब एक वर्ड तुम एक जगह सुन रहे हो तो उसका मीनिंग अलग होगा, वही वर्ड दूसरे जगह सुनोगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। जैसे हम लोग क्रिकेट जब देखते हैं तो उसमें कोई बैट्समैन अगर बहुत शानदार शॉट मारता है तो जो कमेंटेटर है वो बोल देता है आउटस्टैंडिंग शॉट, बोल देता है कि नहीं? वहां पर जो वर्ड आउटस्टैंडिंग है उसका मतलब है कि मार्वेलस, मतलब बहुत अच्छा शॉट मारा, बात समझे? लेकिन वही आउटस्टैंडिंग वर्ड जब अकाउंट में आता है तो अकाउंट्स पढ़ते समय जब आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है बाकी होना। किस तरीके का बाकी? जैसे तुम क्या किए, अपने वर्कर से काम करा लिए और उसको पेमेंट नहीं दिए, समझ रहे हो? तो तुम अकाउंट्स में उसको क्या बोलोगे पता है? आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, वेजेज, वेजेज पेमेंट करना बाकी है, बात समझ रहे हो? तो अभी आप सोचिए, आउटस्टैंडिंग वेजेज अगर लिखे हो तो ये वेजेज किसको देना बाकी होगा? एक वर्कर होगा, मतलब इस आउटस्टैंडिंग के पीछे एक पर्सन खड़ा है, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए आउटस्टैंडिंग वर्ड को किस कैटेगरी में रखा गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में। या फिर हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तुमको किसी से काम करवाना है, तुम उसको बुलाए, ठीक है, और तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, तुम सोच रहे हो आदमी भाग जाएगा, तुम तुरंत क्या करोगे पता है? बोले कितना काम है, मैंने 2 दिन का काम है, कितना लेगा बाबू? बोले 800 रुपया लेंगे। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम 800 रुपया लो, कल से मेरा काम आके कर देना।
होता है कि नहीं? हम क्या किए, पैसा पहले ही दे दिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। अब प्रीपेड तुम किसको किए? उस प्रीपेड के पीछे एक आदमी खड़ा था, उसी को पेमेंट किए ना, तो इसलिए प्रीपेड को भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? पर्सनल अकाउंट में, और इसको हम लोग नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ रहे मेरी बात? एक्रूड वर्ड का मतलब भी होता है बाकी होना, और प्री रिसिप्ट का मतलब क्या है? पहले ले लिए। सुने? ओके, तो ये वर्ड अगर तुमको दिखा, तुम समझ जाओगे कि ये सब किस कैटेगरी का है? पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी का। एक डिवीजन तुमको और दिखाते हैं, अगर तुम देख रहे हो तो ये जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, इसको भी दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, नेचुरल पर्सनल या फिजिकल पर्सनल को। इसका दो कैटेगरी होता है, मतलब ये नाम तुमको एक्चुअली अकाउंट्स में दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डेटर्स, DBTORS है, समझे? डेटर्स अकाउंट। और एक को हम लोग नाम देते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जो डेटर वर्ड है, डेटर का मतलब होता है वो लोग जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं। सुने? जैसे तुम एक बिजनेसमैन हो, किसी को 10,000 रुपए का उधार में माल बेच दिए, तब उससे पैसा 10,000 पाओगे, वो भी एक पर्सन है। उसी पर्सन को जिसको तुम उधार में बेचे हो, उसको नाम क्या दिया जाएगा? डेटर्स। बात समझे? मतलब इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कस्टमर भी बोलते हैं। ये होता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल, फॉर क्रेडिट सेल। बात समझे? डेटर कौन होता है? ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, डेटर भी एक पर्सनल अकाउंट है। और कौन है? जिसको हम लोग उधार में माल बेचे हैं, जो मेरा कस्टमर है, जिससे हमको पैसा पाना है, उसको हम लोग नाम देते हैं डेटर्स। ये नेचुरल पर्सन है। और क्रेडिटर, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिससे हम लोग उधार में खरीदते हैं, तो उधार में खरीदे हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो भी एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, उसको हम लोग अकाउंट्स में क्या नाम देते हैं? क्रेडिटर्स। तो इसमें हम लोग लिखते हैं ड्यू टू, देखो ड्यू फ्रॉम मतलब उनसे पाना है, और इसमें क्या लिखा गया? ड्यू टू मतलब उनको देना है। ड्यू टू सप्लायर, सप्लायर इनको बोल सकते हैं, ड्यू टू सप्लायर फॉर क्रेडिट परचेज, मतलब उधार में हम लोगों ने खरीदा था, उसके लिए हमको इन लोगों को पैसा देना है। तो जिसको तुम उधार में बेचोगे, जो तुम्हारा कस्टमर है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर, वो भी पर्सनल अकाउंट है। और जिससे तुम उधार में खरीद रहे हो, जिसको तुम सप्लायर बोलते हो, उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं क्रेडिटर्स, और ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। बात समझे? तो अभी पूरा पिक्चर देख लो अकाउंट्स के कैटेगरी का। पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर 3 कैटेगरी हो गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल के अंदर 2 कैटेगरी हो गया, डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है? इधर इम्पर्सनल में तुम्हारा 2 कैटेगरी है, रियल और नॉमिनल। रियल के अंदर में ये चीजें जनरली होती हैं, और नॉमिनल के अंदर में ये 4 चीजें आपको जनरली दिखाई देती हैं। इसको एक बार लिख लीजिए, मन में एक बार समझ लीजिए, कोई वर्ड में डाउट आएगा हम फिर से एक बार बता देंगे। बात समझे? उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। लिख लो। थैंक यू।